नमस्कार। दिल्ली सल्तनत के हमारे इस सफ़र में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले अंक में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में समझा, वो इंसान जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। आज हम उस सुल्तान की कहानी में उतरेंगे जिसे इतिहासकार सल्तनत का कह सकते हैं असली संस्थापक मानते हैं। जी हाँ, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। देखिए, ऐबक ने सल्तनत की नींव तो रख दी, लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद ये नया नया साम्राज्य मानो ताश के पत्तों के महल की तरह बिखरने लगा था। तो सवाल ये उठता है कि इसे बचाया किसने। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहराई से चलते हैं। ऐबक के जाने के बाद सल्तनत में हर तरफ बस अफरा तफरी और एक अनिश्चितता का माहौल था। हुआ यूं कि 1210 में पोलो खेलते हुए ऐबक की अचानक मौत हो गई। अब उनके बेटे आराम शाह को गद्दी पर तो बिठा दिया गया, लेकिन सच कहें तो वो एक कमजोर शासक थे और उनके आते ही सल्तनत टूटनी शुरू हो गई थी। और इसी संकट के बीच एक ऐसे इंसान का उदय हुआ जिसकी कहानी किसी को भी हैरान कर सकती है। एक गुलाम जो आगे चलकर सुल्तान बना। तो आखिर ये इल्तुतमिश था कौन? असल में वो मध्य एशिया का एक तुर्क था जिसे बचपन में ही गुलामी में बेच दिया गया था, लेकिन उसकी काबिलियत और होशियारी देखकर ऐबक ने उसे खरीद लिया और देखते ही देखते वो उनका सबसे भरोसेमंद सेनापति और फिर दामाद भी बन गया। तो जब आराम शाह सल्तनत को संभाल नहीं पाए तो दिल्ली के तुर्की अमीरों ने 1211 में इल्तुतमिश को ही बुलाया और सुल्तान बना दिया। अब देखिए, सुल्तान बनना एक बात थी, लेकिन उस गद्दी पर टिके रहना उससे कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती थी। इल्तुतमिश के सामने सबसे पहला काम था अपने ही दुश्मनों से सिंहासन को बचाना। उस वक्त दो बड़े खतरे थे। एक गजनी का शासक ताजुद्दीन यल्दौज, जो मानता था कि दिल्ली पर तो उसी का हक है, और दूसरा मुल्तान का गवर्नर नासिरुद्दीन कुबाचा, जिसने खुद को आज़ाद ही घोषित कर दिया था। मतलब दोनों ही सल्तनत को तोड़ने पर तुले थे। जैसा कि इस नक्शे में हम देख सकते हैं, इल्तुतमिश लिटरली चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक एक करके उसने दोनों को हराया। 1215 में यल्दौस को और 1227 तक कुबाचा को भी रास्ते से हटाकर उसने उत्तर भारत को फिर से एक कर दिया। दुश्मनों को तो हरा दिया, लेकिन अब इल्तुतमिश के सामने आई असली चुनौती, एक बिखरे हुए राज्य को जोड़कर एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखना। जरा सोचिए, इतना बड़ा जीता हुआ इलाका, उसे संभाला कैसे जाए, उस पर असरदार तरीके से शासन कैसे किया जाए। इल्तुतमिश के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था, और उसने जो जवाब निकाला वो कमाल का था। उसने एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम शुरू किया, जिसे कहते हैं इक्तादारी प्रणाली। अगर आसान भाषा में समझें तो उसने पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया, जिन्हें इक्ता कहा जाता था, और हर इक्ता की जिम्मेदारी एक भरोसेमंद अधिकारी को दे दी। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बड़ी कंपनी का सीईओ अलग अलग शहरों में अपने मैनेजर नियुक्त करता है। ये मैनेजर यानी इक्तादार अपने इलाके से टैक्स वसूलते थे, सुल्तान के लिए सेना रखते थे, और जो भी पैसा बचता उसे सीधा दिल्ली सुल्तान के पास भेज देते थे। इस सिस्टम को चलाने में उसकी मदद के लिए उसने 40 वफादार तुर्की सरदारों का एक ग्रुप भी बनाया था, जिसे तुर्काने चिहालगनी कहते थे। ये कह सकते हैं उसकी कोर टीम थी। इसके बाद उसने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया। उसने सल्तनत की पहली स्टैंडर्ड करेंसी जारी की, शुद्ध चांदी का टंका और तांबे का जीतल। इन सिक्कों की वजह से व्यापार करना बहुत आसान हो गया, और ये सिस्टम सदियों तक चला। और फिर 1229 में उसने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने सब कुछ बदल दिया। बगदाद के खलीफा, जो उस समय पूरी इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और राजनीतिक नेता थे, उन्होंने इल्तुतमिश को सुल्तान के तौर पर ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दी। इस एक कदम ने उसे दिल्ली का एक ऐसा सुल्तान बना दिया जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता था। तो साम्राज्य अंदर से तो मजबूत हो रहा था, लेकिन तभी भारत के दरवाजे पर उस समय का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक खतरा आकर खड़ा हो गया, मंगोल। साल था 1221 और चंगेज खान अपनी विशाल और खूंखार सेना के साथ सिंधु नदी तक आ पहुंचा था। वो एक भगोड़े राजकुमार का पीछा कर रहा था, और अब दिल्ली सल्तनत पर एक भयानक विनाश का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन यहाँ इल्तुतमिश ने तलवार की जगह दिमाग का इस्तेमाल किया।
उसने बड़ी ही होशियारी से उस भगोड़े राजकुमार को शरण देने से साफ मना कर दिया। इससे चंगेज खान को हमला करने का कोई बहाना ही नहीं मिला और वो वापस लौट गया। इस एक समझदारी भरे फैसले ने दिल्ली को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया। तो इल्तुतमिश ने न सिर्फ सल्तनत को बचाया बल्कि उसे एक ऐसी मजबूत शक्ल दी जो आने वाली सदियों तक कायम रही। चलिए उसकी विरासत पर एक नज़र डालते हैं। ये जो हम दिल्ली में शानदार कुतुब मीनार देखते हैं, इसकी नींव भले ही ऐबक ने रखी हो, लेकिन इसे पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश ने ही किया था। इतना ही नहीं, उसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया और दिल्ली को हमेशा हमेशा के लिए सत्ता का केंद्र बना दिया। लेकिन शायद उसकी विरासत का सबसे हैरान करने वाला और अपने समय से बहुत आगे का फैसला कुछ और था। जब अपना उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तो उसने अपने बेटों को नहीं चुना। पर क्यों? क्योंकि उसने सदियों से चली आ रही परंपरा से ऊपर उठकर काबिलियत को चुना। उसने अपनी बेटी रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया क्योंकि उसे पता था कि वो उसके बेटों से कहीं ज़्यादा काबिल है। उस ज़माने में ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही साहसी कदम था। इन्हीं सब वजहों से ज़्यादातर इतिहासकार उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर कहते हैं। ऐबक ने सिर्फ एक शुरुआत की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे एक मजबूत साम्राज्य की शक्ल दी। तो अगर हम संक्षेप में देखें, एक गुलाम से सुल्तान बनकर उसने एक बिखरते हुए राज्य को न सिर्फ बचाया बल्कि उसे प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर इतना मजबूत कर दिया कि वो सदियों तक टिका रहा। यही इल्तुतमिश की असली विरासत है। उसने सिर्फ शासन नहीं किया, उसने एक साम्राज्य का निर्माण किया।